जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। लास्ट लेक्चर से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट सेक्शन था प्लेजरिज्म का। तो अदरवाइज हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने लगे। जी क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रिसर्च मेथड का जो सेक्शन है, उसमें हमने तीन जो सेक्शंस थे मेजर, उनके ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में फोकस किया था। पहला सेक्शन तो ये था कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर और थीसिस किस तरह राइट अप करेंगे, उसके लिए किन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना है, और थीसिस की आप प्रेजेंटेशन जो सिनॉप्सिस की देंगे, या आप अपनी फाइनल जो थीसिस की प्रेजेंटेशन देंगे तो वो किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें हमने सारे सेक्शंस डिटेल में लर्न किए। सेकंड सेक्शन हमारा उसके अंदर ये था कि पेपर हम पब्लिश किस तरह कर सकते हैं, जर्नल क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, पेपर पब्लिशिंग के स्टेजेस कौन कौन से हैं, जर्नल की अथेंटिसिटी वगैरह वेरीफाई करना। आया आप किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें वो आपके स्कोप में आता भी है या नहीं, और जर्नल की ड्यूरेशन वगैरह के पेपर कितने टाइम पीरियड में पब्लिश कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लर्न की। उसके बाद हमारा जो फोकस ये था कि आप अपना कोई जर्नल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होगा और उसका क्या प्रोसेस होगा, उनको हमने कवर किया। फोर्थ हमारा ये था कि आप पेपर राइट डाउन कर चुके हैं या थीसिस राइट डाउन कर चुके हैं, तो उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म कैसे चेक करेंगे, प्लेजरिज्म है क्या, प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करेंगे, प्लेजरिज्म की टाइप्स कितनी है। तो इन सारे सेक्शंस को हमने फोकस किया था। और साथ प्लेजरिज्म हम किस तरह चेक करेंगे, लाइक टर्निटिन का सॉफ्टवेयर पे मैंने चेक करने का मेथड बताया था। और अथेंटिकेट आपके पास सेकंड टूल है प्लेजरिज्म का, तो उन चीज़ों का हमने डिस्कस किया था। और ओवरऑल हमने ये कंक्लूड किया था कि विद इन पाकिस्तान जो एचईसी ने रूल डिफाइन किया है प्लेजरिज्म का, कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसकी प्लेजरिज्म 19% या इससे बिलो होनी चाहिए। और आपकी एक सोर्स से जो प्लेजरिज्म है, ये तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट की प्लेजरिज्म है, और एक सोर्स से जो आपकी प्लेजरिज्म है एक पर्टिकुलर पेपर से लिंक से, वो आपकी 5% या इससे लो होनी चाहिए। अगर आपकी इससे ज़्यादा होगी प्लेजरिज्म, तो वो आपके ऊपर प्लेजरिज्म की जो डिफाइंड पेनल्टी है वो उसके अकॉर्डिंग वो इम्पोज होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कल के लेक्चर में रह गई थी कि कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, COPE, कॉप, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लेजरिज्म से रेलिवेंट, ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी डिफाइन करती है। कि आपका पेपर किसी ने अपने नाम से पब्लिश कर लिया, या आप एक पेपर की मल्टीपल जगहों पे, एक से ज़्यादा जगहों पे सबमिशन कर रहे हैं, तो ये एथिकली ये वैलिड चीज़ नहीं है। आप अपना पेपर सेम टाइम पे एक ही जर्नल में सबमिट कराएं या कॉन्फ्रेंस में सबमिट करवाएं, और जब तक वहाँ से उसका आंसर नहीं आ जाता तब तक आप सेकंड प्लेस पे प्रोसीड नहीं कर सकते। और अगर आप ये करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो भी पेनल्टी उसकी इम्पोज होगी वो अप्लाई होगी। आया जर्नल वो आपको अपने जर्नल से ब्लैक लिस्ट कर दे, आप फ्यूचर में उसमें आर्टिकल सबमिट ना करा सकें। हो सकता है पूरा पब्लिशिंग, उस पब्लिशर के अंडर जितने भी जर्नल्स आ रहे हैं
उन सब से भी वो ब्लैक लिस्ट कर सकता है। तो डिपेंड करता है जर्नल टू जर्नल वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सेक्शन है वो इसके ऊपर है कि आप फंडेड प्रोजेक्ट्स किस तरह विन कर सकते हैं, या फंडेड प्रोजेक्ट्स की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन विद इन पाकिस्तान है, या इंटरनेशनल लेवल पे आपकी फंडेड प्रोजेक्ट्स है तो वो किस तरह उसकी डिटेल करेंगे, गेन करेंगे, उसमें किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सारे का सारा फोकस हमारे आज के सेशन का इस सेक्शन पे होगा। तो हमारी कंट्री में क्योंकि मेजर एजुकेशनल एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एचईसी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी एकेडमिक्स से रेलिवेंट स्कॉलरशिप्स हो गए या प्रोजेक्ट्स फंडिंग हो गई, इस टाइप की सारी फीचर्स या ट्रैवल ग्रांट्स हो गई, वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, और इंटरनेशनल लेवल पे भी किस तरह आप ये चीज़ गेन कर सकते हैं फंडेड प्रोजेक्ट्स, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स चाहिए, लाइक हमारी कंट्री में एचईसी है, तो मैं गूगल पे गया सिंपल, और वहाँ पे एक टर्म लिखी एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट्स का क्या मीनिंग है कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप अपना कोई इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको उससे रेलिवेंट, अब आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है कि आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके कंप्लीट कर सकें, तो इस पर्पस के लिए आप एचईसी से रिक्वेस्ट करके उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं, और अपना प्रोजेक्ट का जो भी आइडिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट्स या एचईसी प्रोजेक्ट्स फंडिंग, इस टाइप के टर्म से आप सर्च करें तो आपको नीचे डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस वक्त अगर हम एचईसी की बात करें तो एचईसी की रिसर्च की फंडिंग से रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें आपके पास फर्स्ट तो आपके पास है एनआरपीयू का। ठीक है, इसमें एक तो इसका टीडीएफ के नाम से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये एचईसी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप अपनी लैब्स वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, एनआरपीयू इस वक्त जो एचईसी का अंडर चल रहा है एक रिसर्च का सेक्शन, एनआरपीयू नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत आपके पास कोई अगर अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया रिसर्च से रेलिवेंट जिसके लिए आपको एक्सपेंसेस चाहिए, तो आप एनआरपीयू में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहता है ये कॉल फॉर प्रपोजल्स 2019-2020 इज नाउ क्लोज्ड, डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ फुल प्रोजेक्ट प्रपोजल वाज 15 जनवरी 2020, और ये उसकी डेडलाइन वो बता रहा है। ये हर साल एनआरपीयू का जो नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ है, ये हर साल रिसर्च प्रपोजल की रिक्वेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से करता है। उस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, उसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम में अगर उनको फंडिंग चाहिए। ठीक है, तो ये एनआरपीयू का सेक्शन है, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव करने के बाद उस पर एक कमेटी बैठा के डिसाइड करता है कि आया ये आइडिया इस वर्थ का है कि इसको फंडिंग चाहिए, या जितनी फंडिंग रिक्वेस्ट की गई है आया वो वैलिड है, तो उसको फिर अप्रूव या डिसअप्रूव कर देता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, एक तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होगी एनआरपीयू नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज की है, तो ये हर साल ये ओपन होती है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं कि अभी तक इसने क्या फंडिंग की। आपको इस प्रोग्राम के तहत जितनी भी फंडिंग चाहिए ये आपको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है 2 करोड़ 5 करोड़ इतने तक की ये फंडिंग ये दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अच्छा, एनआरपीयू का आपके पास आ गया। इन्होंने अभी तक जो फंडिंग की है ये उसकी डिटेल मैंने आपके सामने वो की है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं इस एनआरपीयू के अंडर। ठीक है, तो सिलेक्ट कहता है सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सिलेक्टेड आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी लिस्ट की सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि आया आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो एनआरपीयू फर्स्ट आपके पास सेक्शन हो गया। अच्छा, सेकंड आपके पास आता है, इसमें एचईसी के जो एनआरपीयू के सेक्शन के तहत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज के हैं। अच्छा, आप इनके थ्रू अपनी लैब भी बना सकते हैं। आप देखें 1670 ये यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट फंडिंग का क्या पर्पज है कि अगर आप अपनी लैब भी यूनिवर्सिटी में बनाना चाह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी अपनी लैब बनाना चाह रही है स्टूडेंट के लिए, तो वो भी अपना इस तरह का रिसर्च प्रपोजल बना के अप्लाई कर सकती है। तो एचईसी का जो एनआरपीयू का जो सेक्शन है वो उसके लिए आपको ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, दूसरा आपके पास है टीडीएफ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, एनआरपीयू के बाद ये सेक्शन भी आपके पास है। टीडीएफ का जो सेक्शन है ये प्योरली फोकस कर रहा है एमएस पीएचडी स्टूडेंट्स के ऊपर, खासतौर पे पीएचडी के स्टूडेंट। कहता है द प्रपोजल शैल बी सबमिटेड बाय पीएचडी स्कॉलर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडी एंड हैव अ रेडी रिसर्च इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक एरियाज। जो पीएचडी स्टूडेंट्स फॉरेन से या लोकल से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और उनको अपनी लैब बनाने के लिए या उनको कोई भी नया इनिशिएटिव लेने के लिए कोई पैसे चाहिए, तो एचईसी का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है टीडीएफ वो उनके लिए रिजर्व है। ये इनिशियल आपको 5 लाख तक की फंडिंग करता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि आप फ्रेश पीएचडी होने चाहिए, तो उस केस में आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन ये पार्टिकुलरली हमारी जो टीडीएफ फंड है टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की फील्ड होगी, कंप्यूटर्स की होगी, तो इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो यहाँ पे मेंशन है इन एरियाज में ही प्रोजेक्ट फंडिंग अप्लाई अप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है आपको। क्लियर है ये बात सबको? तो अब इसमें देख लीजिए इसकी राइट साइड पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अप्लाई कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, कोई इतनी नहीं है। आप अपनी जेनेरिक इंफॉर्मेशन देंगे, यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे, उसके साथ अपना प्रोजेक्ट जो भी आपका आइडिया है वो उसका प्रपोजल देंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीडीएफ फ्रेश पीएचडी स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो हर वो स्टूडेंट जिसने इनिशियली अभी रिसेंटली पीएचडी की है तो वो इसमें अप्लाई करके फंडिंग ले सकते हैं अपनी लैब के लिए, अपने ऑफिस के लिए। उसको लैपटॉप चाहिए व्हाट्सएवर, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी फिर उस यूनिवर्सिटी की होती है जिसमें वो काम कर रहा होता है। ये नहीं कि आप इसमें 5 लाख लेके और अपने लैपटॉप लेके और घर चले जाएं। तो ये एक है, आप जब तक उसमें सर्व करेंगे वो आपकी प्रॉपर्टी रहेगा। अच्छा, रिसर्च ग्रांट्स के जो प्रोग्राम्स हैं ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्रैंड चैलेंज फंड जीसीएफ के नाम से है, लोकल चैलेंज फंड के नाम से है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सपोर्ट फंड है, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट्स, और ये आपके पास नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और प्रॉब्लम बेस्ड अप्लाइड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम और रैपिड रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोग्राम। तो बताने का मकसद है कि एचईसी की जितनी भी ग्रांट्स हैं अभी तक, ठीक है,
वो किसी भी सेक्टर को ये दे रहा है, तो वो सारी की सारी ये इस टाइप की हैं। इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपने मस्ट फुलफिल करना होगा। कुछ जगहों पे हो सकता है कि स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई कर सके यूनिवर्सिटी के थ्रू, कुछ जगहों पे हो सकता है आप किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहाँ पे जॉब करें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ जगहों पे हो सकता है आप एमएस डिग्री में इनरोल्ड हो या पीएचडी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अभी तक आज तक की डेट में एचईसी इस टाइप की डिफरेंट फंडिंग्स प्रोवाइड करता है। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इस सेक्शन में, अभी तक हमने एनआरपीयू का एक सेक्शन डिस्कस किया कि नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से आप फंडिंग कर सकते हैं। सेकंड, हमने टीडीएफ की बात की, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, तो आप वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? ये टीडीएफ में एमफिल वाले कर सकते हैं या जस्ट पीएचडी होगा? उसमें जस्ट पीएचडी है, वो अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि पीएचडी होना चाहिए। ठीक है। और इसमें इस तरह भी है, अच्छा ये सेकंड, आप एनआरपीयू में आप एमएस हो पीएचडी हो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआरपीयू वाला जो है नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी रिसर्च के प्रोग्राम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी एक डेडलाइन आती है, हर साल के लिए होते हैं, और उस डेडलाइन में आपने अप्लाई करना होता है। और सर इनका फिर कोई टैग भी होता है कि भाई ये यहाँ से इन्होंने फंडिंग ली है या कुछ ऐसा? जी, आप उनको अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर वगैरह में अगर आप कर रहे हैं उससे आउटकम एक रिसर्च पेपर है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट का जो सेक्शन है उसमें मेंशन कर देते हैं, ओके। ताकि फ्यूचर में वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में जब ये यूज़ हो तो उनको पता हो कि इसकी आउटकम ये चीज़ें थी। और आपके पास रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी में ऑरिक्स का जो सेंटर बने हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, हर एक यूनिवर्सिटी में ऑरिक के सेंटर बनाए गए हैं। अब इसका पर्पज़ ये है कि आप अपने इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए। ठीक है, जो रिसर्च से रेलिवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन ये जो सेक्शन है यूनिवर्सिटी का हर एक का, वो उसको फिर मॉनिटर कर रहा होता है। और अगर आप बिजनेस की, ये तो आपका नॉर्मली हो गया फील्ड्स में, और अगर आपके कोई बिजनेस आइडियाज़ है, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप का, एक इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि आप अपनी डिग्री के दौरान ही यूनिवर्सिटी से कुछ फंडिंग लेकर अपना कोई आइडिया कोई लॉन्च करते हैं और उससे आप अर्निंग करते हैं, और अर्निंग करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी से जो आपने पैसे लिए होंगे वो आप उसको वापस कर देते हैं और प्रॉफिट आप रख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कुछ चली, तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। हाँ, जो बिजनेस से रेलिवेंट अगर कोई करना चाह रहा है तो इसमें भी आपको लोन वगैरह दिया जाता है, और उस लोन के तहत फिर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था, जी मतलब अगर किसी ने अगर अपनी कोई रिसर्च करे और उसको मतलब गैन्स टाइप की जिस तरह आर्किटेक्चर है उसके लिए बड़ा हाईली मतलब जीपीयू चाहिए होता है, तो उस जीपीयू अगर उसने लेना हो तो फिर उसके लिए भी क्या ये फंडिंग करेंगे ये जी, टीडीएफ वगैरह? बिल्कुल ऐसे ही है, एनआरपीयू में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो जीपीयू की बात कर रहे हैं उसमें आपका कोई आइडिया होगा जिसको आप जीपीयू में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस जी सर। रिसर्च प्रपोजल को आप एनआरपीयू में अप्लाई करें तो उसमें आपको मिल जाती है, लैब्स की इस्टेब्लिशमेंट इसमें आ जाती है, तो ठीक है। वो आप ले सकते हैं। तो बताने का मकसद है ये जो आपका सेक्शन है रिसर्च ग्रांट के प्रोग्राम्स, ये ओवरऑल जितने भी हैं एचईसी ने लॉन्च किए हुए ये सारे हैं। तो इसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और ऑरिक्स तो बहुत हर कॉमन हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए भी अगर ग्रांट यूनिवर्सिटी को चाहिए तो यूनिवर्सिटी उसमें अप्लाई करती है, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हीं के थ्रू ली है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रैवल ग्रांट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च पेपर। ठीक है, ग्रांट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस, लाइब्रेरी आप अपनी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी की कॉलेज की, तो उसके लिए भी फंड है। टेक्स्ट बुक्स के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि आप कोई सेमिनार कराना चाह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
और ट्रैवल ग्रांट्स, आपका पेपर कोई प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेप्ट हो गया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कोई, और आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आपको एयर टिकट हो गया, वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, उसकी जो कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, तो इस सेक्शन में आपको सारी की सारी वो चीज़ें मिलेंगी। चाहे आप एमएस के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं या फैकल्टी मेंबर हैं, तो आप इसके थ्रू फिर अप्लाई करके इसकी रिक्वायरमेंट जो भी है फुलफ़िल करके आप जा सकते हैं। तो बहुत से लोग जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 1 साल में 2 मरतबा आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री में। तो आपको उस कंट्री में आने जाने के लिविंग एक्सपेंसेस के जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपको फिर एचईसी प्रोवाइड करती है। पास केसेस में आप खुद से एचईसी से अप्रूवल लेके पहले जाने से पहले, इसका नॉर्मली जो टाइम होता है 40 डेज, आप जाने से पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो केस प्रोसेस होके अप्रूव हो जाए। तो अक्सर केसेस में आप खुद से आप वो लगा देते हैं, अप्रूवल होने के बाद आप चले जाते हैं, और वापस आके आपके जितने भी वहाँ पे एक्सपेंसेस हुए होते हैं, एयर टिकट हो गया, लिविंग हो गया, कॉन्फ्रेंस की फ़ीस हो गई, इसमें वो मेंशन है सारी डिटेल, तो उसकी रिसिप्ट आके वापस एचईसी को देते हैं, तो वो आपको जितनी एक्सपेंसेस हुए होते हैं उतनी रिटर्न कर देते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, जो उनकी लिमिट डिफाइन है, तो उस केस में ऊपर के जो एक्सपेंसेस होंगे वो फिर एचईसी नहीं देती। लेट्स से आप एक कंट्री, लेट्स से यूके में जा रहे हैं कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने के, और आपके टोटल एक्सपेंसेस लेट्स से 3 लैक्स हुए हैं, ठीक है, एयर टिकट हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस, खाने पीने जितने भी टाइप के, और कॉन्फ्रेंस की फ़ीस को शामिल करके 3 लैक्स के हुए हैं। तो इस केस में आप वापस आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एचईसी ने आपको 3 लैक्स के बजाय कहा कि यूके में एक्सपेंसेस के लिए आपको 2.5 लैक्स मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में फिर आपको उतनी देगी जो उनकी डिफाइंड है लिमिट में। यहाँ तक किसी का ओके कोई क्वेश्चन है इस सेक्शन से रेलिवेंट तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे लर्निंग का सर। पॉइंट ये है कि आपको देख ले, लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स चाहिए, कॉन्फ्रेंस में जाना है, हर टाइप की आपके पास फंडिंग अवेलेबल है। जी, आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे शाहिर? सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम मतलब एमएस में कोई पेपर वगैरह जर्नल के अंदर या पब्लिश कर रहे हैं, या हमें जिस तरह आप बता रहे थे प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज़ ज़रूरत है, जिस तरह मारने भी का गैंस वगैरह का, तो हम एप्लीकेशन डायरेक्ट एचईसी को लिखेंगे या हम अपनी यूनिवर्सिटी को बताएंगे तो यूनिवर्सिटी आगे भेजेगी हमारा? ये अभी कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल की, जिस तरह मैंने प्रीवियस पेज पे किया था, ये कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल जी जी। अभी क्लोज्ड है, लेकिन ये जब ओपन होती है तो आप डेफिनेटली इसके जो फॉर्म्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, हाउ टू अप्लाई, ये डिटेल सारी फिल करेंगे। इसमें नॉर्मली यूनिवर्सिटी की डिटेल आप मेंशन करते हैं, ये मतलब देखें, सर हम डायरेक्ट एचईसी को कहते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ रिक्वायर है तो हमें उसमें जो प्रोवाइड करें इतना फंड, यूनिवर्सिटी तो की वो तरफ से आपके तो पास देंगे। होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं नहीं है, वो सारी डिटेल फॉर्म के अंदर यूनिवर्सिटी का भी होता है सेक्शन, वो फिल करके अप्लाई करते हैं, सही। ठीक है, और अगर बास सही। केसेस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सही। ये एलिजिबिलिटी सर क्राइटेरिया प्रेजेंटेशन में, की, जी, सर ये ग्रांट जो हम प्रेजेंटेशन के लिए लेते हैं रिसर्च की, ट्रैवल ग्रांट, क्या इसमें ये भी होता है कि अगर वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हुई ना हुई तो उसका कोई इफेक्ट होता है ग्रांट पे? नहीं कुछ और भी सर ऐसा इसमें नहीं होता। एचईसी को, सर एचईसी को क्या फायदा है इस चीज में, मतलब ग्रांट देने में? कोई एक बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाके प्रेजेंट कर रहा है पेपर वगैरह। उसमें उस यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है कि इस नाम की भी यूनिवर्सिटी किसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। एचईसी खुद से नहीं दे रही, एचईसी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है कि रिसर्च कल्चर हमारी कंट्री में स्ट्रांग हो। आप देख लें हमारी कंट्री में रिसर्च कल्चर, अगर आज देख लें और आज से 10-15 साल बैक चले जाएं तो उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था, अब उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। आप इसी तरह देख लें, आज से कोई 20-25-20 साल पहले की बात कर लें, 20 भी ना कहें, 15 एक साल पहले की बात कर लें, 15-20 साल की बात कर लें,
तो उस वक्त आप पाकिस्तान में पीएचडी भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती थी। उसका रीज़न ये था कि उनके पास कोई फैकल्टी मेंबर्स ही नहीं थे जो सुपरवाइज कर सकें, उनके पास लैब्स ही नहीं थी, रिसर्च का कंसेप्ट ही नहीं था, तो लोगों को फिर फोर्सफुली वो फिर बाहर ही जाते थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये इस टाइप के बेनिफिट्स होते हैं एचईसी को, कि आप अपने एजुकेशनल के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहे हैं। जब आप अपनी कंट्री में ही सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? ठीक है, तो आप अपने एजुकेशनल का जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे कोई यहाँ से डिग्री करके निकले तो बाहर किसी कंट्री में जाए तो उसकी डिग्री की वर्थ हो। तो इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह आप बात कर रही हैं, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि उस कॉन्फ्रेंस में जब जाएगा तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, तो उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कह लें, यूनिवर्सिटी का जो, अब आप लोग सारे एमआईटी को जानते हैं, स्टैनफोर्ड को जानते हैं, क्यों जानते हैं? जबकि इसके अलावा भी तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको नहीं जानते, इसका क्या रीज़न है? जी सर स्टूडेंट इतनी फेमस नहीं है। जी। क्योंकि वो और वो रिसर्च में आगे हैं। रिसर्च में नहीं, ऐसे भी आगे, हर रिसर्च लाजमी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी रिसर्च में ही आगे हो, उससे हट के भी उनकी डिग्री इतनी अच्छी है, वो मानी जाती है सर वो इंटरनेशनल। फैसिलिटेशन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं मतलब रिसर्च के अंदर, और रिसर्च वर्क ज्यादा होता है उनका। वो टैलेंटेड स्टूडेंट को पिक करती हैं, उनका अच्छी तरह इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट करके देन सेलेक्ट करती हैं, फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। वो स्टूडेंट जाके डिफरेंट कंपनीज में जॉब करते हैं, वो उनकी वहाँ पे रैंकिंग, उनकी रिप्यूट बढ़ती है। क्लियर है ये बात? लेकिन सर एक्सपेंसेस तो उनके भी बहुत ज्यादा हैं स्टैनफोर्ड के। मतलब एक नॉर्मल अमेरिका की सर दो ही बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक एमआईटी है उसका भी बहुत एक्सपेंसेस, और दूसरी स्टैनफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड उसमें वो यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल में तकरीबन 6 उसमें लाख स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं, अगर आप मेरिट पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप अप्लाई वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके पास पैसे इतने ज़्यादा हैं तो आप वो वाला सेक्शन भी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, फाइनेंशियल ठीक हो बेस गया पे भी सर। सीट्स होती हैं, तो डिपेंड करता सर है। अभी जो जी सर अभी जो एचईसी की न्यू पॉलिसी आई है पीएचडी के लिए, सर उसके बारे में तो थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, वो इससे पहले भी स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पे किए हुए थे, तो वो पॉलिसी एचईसी ने अभी उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया यूनिवर्सिटीज़ पे। ठीक है, और सेकंड जो जी सर। चीज़ है उस पॉलिसी में कि अगर आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएस बनता है आपका, तो उसके बाद अप्लाई करते हैं डायरेक्ट पीएचडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका सेकंड पहलू भी आपने नहीं देखा कि पहले पीएचडी की मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। ठीक है, तो आप जब डायरेक्ट जी सर। पीएचडी में जाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन उन्होंने 5 ईयर्स कर दी होगी, ड्यूरेशन बढ़ा दी होगी। तो सर उसमें ये जो एमएस में रिसर्च होती है, तो एक स्टूडेंट रिसर्च करता है और दूसरा स्टूडेंट कोर्स वर्क करता है, तो उस उनकी वेटेज का सर क्या उसका क्राइटेरिया होगा सर? उसमें मेरा नहीं ख्याल, मैंने इतनी उसकी डिटेल नहीं पढ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसका चेक कर सकते हैं। तो ठीक है बाज़ यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर देती हैं विदाउट रिसर्च वर्क स्टूडेंट को, ठीक है, और बाज़ अलाउ नहीं जी सर। करती। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का ठीक अपना है सर। क्राइटेरिया है कि एमएस विद थीसिस और एमएस विदाउट थीसिस वो अलाउ करती है या नहीं। तो एचईसी ने दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, प्रेफर्ड किया हुआ जी है कि सर। एचईसी ने कि आप एमएस विद रिसर्च वर्क करें। ठीक है सर। तो वो डिपेंड, अच्छा उसकी मैं बात कर रहा था, तो अगर वो ड्यूरेशन बढ़ा देते, उसमें एक डिटेल मैंने देखी थी सरसरी सी, उसमें ये लिखा था कि अगर आप कोई स्टूडेंट पीएचडी में इंरोल्ड हो जाता है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और वो उस टाइम में डिग्री नहीं कर पाता, लेकिन वो एमएस की जो क्राइटेरिया उसके अंदर डिफाइंड है वो फुलफिल कर लेता है, तो उसको पीएचडी के बजाय एमएस की डिग्री अवार्ड की जाएगी। एमएस आपका हर केस में ही रहेगा,
वो उन्होंने उसके साथ मर्ज कर दिया इन अदर वर्ड। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो उसका हरगिज ये मीनिंग नहीं है कि एमएस ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ अभी यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट ही नहीं की कि डायरेक्ट आप उनको पीएचडी में एडमिशन दे रहे हैं। अच्छा, उस पे फुप्सा नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है एकेडमिक्स की, फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान, इस तरह कुछ बनता है उससे। तो उसने भी प्रोटेस्ट किया उस पॉलिसी के ऊपर। खैर अभी तक उसका कोई ऐसा नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? एनआरपीयू से रेलिवेंट या एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट से रेलिवेंट या टीडीएफ से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? तो इस सेक्शन के अंदर देख रहे हैं हर एक टाइप का आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप लाइब्रेरी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई सेमिनार कराना चाह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो उसके लिए फ़ंड ले सकते हैं। ट्रैवल ग्रांट्स के ले सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्शन के बताने का मकसद ये है कि हो सकता है आप कोई ऐसा रिसर्च प्रपोजल पे काम करें जिसके ऊपर आपको हार्डवेयर की सपोर्ट चाहिए, या जिस पे आप पे कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट करने जाना है, तो आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये अच्छी चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, बजाय इसके कि आप खुद से अपने एक्सपेंसेस सारे लगा कर जाएं। क्लियर है ये बात सबको? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट? अच्छा, इसमें फिर आपके पास प्रोजेक्ट फंडिंग आपके पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लें 1 लाख आपके पास है। ट्रैवल के एक्सपेंसेस, लिविंग आपके पास एक्सपेंसेस हैं 3000। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जा रहे हैं। तो ये भी आपके पास सेक्शन है। कोर प्रोजेक्ट्स किस लैब से रेलिवेंट है या क्या है। तो मैक्सिमम फंडिंग इसमें कह रहे हैं सेक्शन के अंदर ग्रेजुएट स्टूडेंट 1 साल में 1 मरतबा ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वो दोबारा लेंगे। ठीक है, और हाउ लॉन्ग ये कहता है कि 1 सेमेस्टर मिनिमम हो, 2 सेमेस्टर मैक्सिमम हो, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 डेज पहले अप्लाई करें मिनिमम, और 3 मंथ्स मैक्सिमम आप अप्लाई करें अगर एकेडमिक से रेलिवेंट है। तो खैर हर एक सेक्शन में बताने का मकसद है कि ये सारी की सारी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, फॉर्म्स वगैरह, ये सारे के सारे डिटेल पड़ी हुई है। इसमें प्रोजेक्ट अवार्डेड पे जाए तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस सेक्शन में ये ग्रांट ली है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, उनकी डिटेल। ऐसा नहीं है कि ये उनको मिलती नहीं है, तो ये सारे यहाँ पे डिटेल है। अच्छा, इसके बाद एक आपके पास अंडर ग्रेजुएट रेलिवेंट से रेलिवेंट या एमएस लेवल पे भी है, इग्नाइट आपके पास है, एचईसी के ही कह ले एक सेक्शन। ठीक है, इग्नाइट के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं अगर आपको कोई फंडिंग चाहिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं बीएस लेवल पे, उसकी फंडिंग भी ये अदारा देता है। ठीक है, तो एफआईपी फंड ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, वो एवेलुएट करती है, बताने का मकसद ये है। आप देख लें इन्होंने 1 फेब 2021 के लिए अभी तक ओपन रखा हुआ है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चले जाएं। कहते हैं ऑल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ फोकल पर्सन इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन। फोकल पर्सन क्या है कि उस यूनिवर्सिटी का कौन सा पर्सन ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसमें बाद में कोई इशू आ जाता है तो वो डिस्कस उससे, वो फोकल पर्सन कहलाता है।
फिर स्टूडेंट से रेलिवेंट वो कह रहा है कि स्टूडेंट क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में 7-8 सेमेस्टर में हो, ठीक है, मस्ट एनरोल इन रिलेटेड डिपार्टमेंट, इन पर्टिकुलर फील्ड्स में से किसी डिपार्टमेंट में एनरोल्ड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इग्नाइट आपके पास अंडर ग्रेड लेवल पे ये डील कर रहा है, ठीक है, अगर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फंडिंग चाहिए। और अगर आपको MSPhD लेवल पे फंडिंग चाहिए तो NRPU का हो गया, TDF हो गया, और इसके अलावा जो अभी मैंने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे सेक्शंस वहाँ पे लिस्टेड हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन? तो आप इसी तरह इंटरनेशनल फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, किसी भी कंट्री से रेलिवेंट फंडिंग प्रोजेक्ट्स आप लेना चाह रहे हैं तो उस कंट्री का नाम दें, उस कंट्री ने कोई फंडिंग प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हुए हैं तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन करती है, तो डिपेंड करता है कि ये कंट्री टू कंट्री आप उसी प्रोसेस उसका सेम ही है कि उसके कंसर्न लिंक पे जाएं, वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो फिल करें और फिल करके अप्लाई कर दें, तो वो उनका पैनल उसको एवेलुएट करता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर देते हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट की फंडिंग दे देता है, और अगर आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करते, आपका प्रोजेक्ट इतना नावल नहीं है, इतना आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कंट्री टू कंट्री फिर आपका वेरी करता है, और इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा अमाउंट में आप प्रोजेक्ट फंडिंग गेन कर सकते हैं। और इसी तरह स्कॉलरशिप्स भी आपके हो गए कि किसी भी कंट्री के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उस कंट्री का नाम लिखें, जिस तरह चाइना की चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल है, ठीक है, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये उसकी लिंक आ जाता है, इस लिंक पे आप जाके सारी गाइडलाइन उसकी फॉलो करें। क्लियर है ये बात? ये MSPhD लेवल के लिए मोस्टली होते हैं, अंडर ग्रेड लेवल पे भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रही हैं। कनाडा में आपको स्कॉलरशिप मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो हायर स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, तो जर्मनी का थोड़ा टफ है उनका मेरिट, तो कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ में आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। तो किसी का इस सेक्शन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जर्नल के ऊपर करना है कि एक जर्नल के बारे में डिटेल किस तरह गेट करेंगे, लोगों की रिव्यू किस तरह लेंगे कि ये जर्नल टफ जर्नल है या लाइट जर्नल है इससे रेलिवेंट। तो किसी का इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मीटिंग अभी फर्स्ट सेक्शन उसका एंड हो रहा है। जी क्लियर है सबको ये चीज़? जी यस सर। स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट?